This is what we are doing. Chapter 4, Atom Structure. Okay. I think there are some doubts. I'll take the doubts first. Okay. Who all have doubts? Confirm to me. Bharat. Yeah, Bharat. Okay. Anybody else? Anybody else? Darwin? Okay. Good. Good. Doubts are good. If you ask me doubt, that means you guys are studying. Okay, Bharat. I'll go with your doubt first. Yeah. Tell me. Sir, what is the highest dosage that a human can take of antibiotics? See, the doses basically are designed as per age and body weight. So generally 400 mg मिलीग्राम की डोज होती है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन, मतलब जो जो बेबी नहीं, छोटे बेबी नहीं, चिल्ड्रन से अराउंड जिसका वेट होगा अराउंड से 30 kg टाइप. Adults can take up to 525 milligram and this is twice a day. This is normally twice a day. 625 mg. वाही गुड इवनिंग. तो हम बात कर रहे, भारत का डाउट है कि सर एंटीबायोटिक की कितनी डोज, एंटीबायोटिक की कितनी डोज, खालिद गुड इवनिंग, एंटीबायोटिक की कितनी डोज ह्यूमंस मैक्सिमम ले सकते हैं भारत का. ये डॉक्टरों का काम है भाई. पहली बात तो दिस इज द लेट द डॉक्टर्स डिसाइड ऑन दिस फर्स्टली. बट जो जर्नल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज जनरल इन्फॉर्मेशन. डोंट टेक इट कि भाई सर ने बोला तो मैं अभी पेल देता हूँ 625 की. जनरली 625 इज टेकन ट्वाइस ए डे, मे बी टेकन. अदरवाइज अच्छा ये मिक्सचर होता है, इसके अंदर एंटीबायोटिक के साथ बहुत सारी चीजें डाली जाती है ताकि एंटीबायोटिक की एफिशिएंसी बढ़ जाए. अदरवाइज आपके पास 500 mg की टैबलेट भी आती है एमॉक्सिलिन की, एमॉक्सी, ठीक है. तो ये जनरली ट्वाइस ए डे की डोसेज रहती है जनरली. बट ये अगेन आई एम सेइंग कि इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक जनरल जीके वाली बात बता रहा हूँ. भरत. ओके सर. हाँ ओके. गर्वित गो अहेड. जस्ट अ सेकंड, मैं अपना डाउट पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप में. ठीक है. आदि आपको कोई डाउट है? आपसे मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहता हूँ. मुझे पता नहीं आपकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर मेरे से पूछा करो. हमारी क्लासेस में हाँ एक ही बस रूल है मेरी क्लास का, ऑनेस्टी, ईमानदारी. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, यू बी ऑनेस्ट विद मी. बाकी जिम्मेवारी मेरी आपको खींचने की, ठीक है. जो जो नहीं आती बिल्कुल पूछो, कोशिश मत करो. कल मैंने परसों मेरा एक स्टूडेंट मैंने पकड़ा, मैंने क्वेश्चन डाला, सुपर ग्रुप में डाल दिया. हाँ फट से वाला वो गूगल से चेप दिया. मैं तो पकड़ लेता, मुझे पता चल रहा है गूगल का. मैं उसकी माँ को फोन किया, मैं कहा मैम कर क्या रहे लड़का, इसको भगा दूंगा साला सीसीएल से, मगर इसने अगली बार में चीटिंग करी. तो बस हमारे यहाँ ऑनेस्टी रखो, तुम, मैं तुम्हें लेके चलूंगा अपने साथ. हाँ भाई. ओके सर. राइट. ओके मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों सबके साथ. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी भारत. सर कल 2 क्लासेस हो सकती है क्या रिवीजन की? हाँ हो जाएगी. मैसेज डाल देना मेरे को, करवा दूंगा. Find the weight on object at a height of the weight of the object at the surface of Earth and radius of Earth. Okay guys, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Let us look at this. सर आप क्लास नहीं लेंगे क्या? हैं? क्लास लेंगे क्या? यार ठीक से पूछ भरत, क्या पूछ रहा है? I was saying that will you take class tomorrow? Sir, Tomorrow? I'm asking sir, will you take class tomorrow? Maybe. मतलब लेता ही हूँ जनरली, अनलेस कुछ मेरे को कुछ और कमिटमेंट आ जाए. But why are you asking this question? This is a strange कल question. विधानसभा इलेक्शन है ना इलेक्शन है तो इलेक्शन तो मैं कल दिन में डाल के आऊंगा वोट. यार मैं अपने बच्चों की जस्ट क्लास ऐसी थोड़ी मिस करवा दूंगा कि भाई जस्ट बिकॉज इलेक्शन है तो साला इलेक्शन दिन में खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चों की क्लास क्यों मिस खराब हो? नहीं होगी. ठीक है लूंगा. मैं नहीं लूंगा तो पर क्लास होगी. अगर मुझे लगता है कि ये चैप्टर मैंने जो मेरे को समझाने था मैं अच्छे से समझा दिया, ये अभी प्रतीक कैन टेक ओवर, तो ठीक है, तब अलग बात है. बट मुझे लगता है कि नहीं, कुछ चीज ऐसी जो, तो क्या है ना, कॉन्सेप्ट मैं ही समझा सकता हूँ तुम लोगों को. असिस्टेंट टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से नहीं बता सकते. उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी इतनी अप्रोच पता नहीं है उनको. तुम लोग देखा होगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ, जिस तरह से चैप्टर मैं कराता हूँ तुम्हारे स्कूल में भी कोई नहीं कराता होगा. मेरी अप्रोच अलग होती है. मैं बिल्कुल नीचे से लेके चलता हूँ हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को बिल्कुल नीचे से उठा के धीरे 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 बिल्ड करता जाता हूँ ऊपर तक. फाइनली फिर आपको ले आता हूँ, फिर बोलता हूँ चलो आप नोट्स पढ़ लेते.
पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ पूरा चैप्टर, कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर देता हूँ, फिर नोट्स पढ़ते हैं, तो नोट्स हमें समझ में आते जाते हैं। बजाय इसके कि सिर्फ जैसे स्कूल में क्या होता है, टीचर बोलती है नोट्स उठा ले कहीं से भी, कहीं बीच में शुरू हो जाएगी, ऐसे बच्चों को मजा नहीं आता, ना इंटरेस्ट आता। तो हमारी मेरी जो टेक्निक ये है कि हम नीचे से लेके चले, धीरे 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 एंजॉय कर करके उसको इंटरेस्टिंग बना। उसके लिए बहुत रिसर्च लगती है, ऐसे नहीं कि कोई भी चैप्टर उठाया और उसके लिए बहुत रिसर्च लगती है। सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आती है, ये मेरी सालों की इन्फॉर्मेशन है, सालों की रिसर्च है, उससे ही सब आता है। क्वेश्चन राइट राइट। नाउ आई वांट Bharat to Garvit to read this question. Garvit, please read. So just a second. Find the weight of an object at the height of 3,200 kilometers above the Earth's surface. The weight of the object at the surface of the Earth is 200 Newton, and the radius of the Earth is 6,400 kilometer. गाइस बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो मैं करता हूं अभी। सो हमने जब, हाँ मैं प्रेजेंटेशन हटा देता हूँ। दोस्तों देखो, मैंने जब तुम लोगों को ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको ये बहुत बढ़िया बात बताई थी मैंने आपको, कि अर्थ थोड़ी सी फ्लैट है, वहीं अर्थ थोड़ी सी फ्लैट है। तो अर्थ का जो इक्वेटर पे जो जी चलता है ना, जी वो ज्यादा है, जी यहाँ पे इक्वेटर पे इज मोर, सॉरी लेस, क्योंकि दूर है। और पोल पे ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, आई थिंक 300 समथिंग 40 किलोमीटर, ऐसे कुछ कम है, कुछ कम है। तो यहाँ पे पोल पे जो ग्रेविटी होता है वो मोर है। आदि मेरी बात समझ में आ रही है? आदि, अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना जाता है। ये माना जाता है कि अर्थ से अगर आप किसी पत्थर को ऊपर फेंक दोगे, बॉल को फेंक दोगे, तो अर्थ उसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्लो करती जा रही है, स्लो कर रही है, और ऊपर से फेंकोगे तो उसको फास्ट कर रही है। ये ग्रेविटी होती है। दिस इज जी। जी मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, कोई मेरे से बोले कि सर मेरा वेट 120 किलो हो गया, मैं क्या करूं, मुझे कोई ऐसी तरीका बताओ प्लीज जिससे मेरा वेट जो है 1 महीने में कम हो जाए। तो मैं कहूंगा कि यार तू एक काम कर भाई, तू एलॉन मस्क के पास जा और उसको बोल भाई तेरे को चांद पे पहुंचा दे किसी तरह से, क्योंकि जैसे ही तू चांद पे लैंड करेगा तो चांद की जो ग्रेविटी है, मून की जो ग्रेविटी अर्थ की 1/6 है। तो अगर यहाँ पे तेरा वेट 120 किलो दिखा रहा है मशीन में, वो 120 किलो नहीं होता, 120 न्यूटन होता है वो। वहां जाते ही तेरा वेट 20 हो जाएगा, 20 kg। तो खुशी के फूल के कुप्पा हो जाएगा, यार कितना वेट रिड्यूस हो गया मेरा। सो व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो अर्थ जितने फोर्स से आपको अपनी तरफ खींच रही है वो जी से डिसाइड होता है और एम से डिसाइड होता है। तो जिस फोर्स से अर्थ आपको खींचती है, वो जो आपका वेट मशीन में आप देख रहे हो ना, जिस मशीन पे खड़े होकर आप अपना वेट करते हो, वो वेट नहीं है, वो फोर्स है। जितने फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है अपनी तरफ। अब बिल्डिंग के ऊपर से कूदो, कभी ऊपर की तरफ थोड़ी उड़ोगे, नीचे ही आओगे, क्योंकि अर्थ आपको खींच रही है। तो अर्थ क्योंकि आपको खींच रही है फोर्स से, और फोर्स का फॉर्मूला जो होता है F=ma होता है। और यहाँ एम ए नहीं, एम का वैल्यू जी लिखना पड़ता है। तो किसी भी चीज का वेट जो है ना गर्वित, वेट इजकल टू F=mg, F=mg। तो मैं जब तुम लोगों को ये चैप्टर करा रहा था तो मैंने बताया था तुम्हें कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त, सपोज करो आपने उसको बोला कि सुन मेरे लिए 100 ग्राम का गोल्ड का बिस्किट लेके आ जाना, तो उस बंदे ने इक्वेटर पे किसी शॉप से खरीदा अफ्रीका में, तो उसका 100 ग्राम है, और सपोज करो उसका मास है ME, और जी सपोज करो यहां थोड़ा सा ज्यादा है, ये 9.8 होना चाहिए था एवरेज, यहां 10 है।
तो उसके पास जो मास रहेगा जी, तो जो उसने गोल्ड का बिस्किट खरीदा आपके लिए, वो 10 ग्राम का लेके आएगा। आगे आपके पास पोल पे आपका साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है। आपने बोला लिया है भाई? बोला हाँ लिया है। बोले रात देख लेते, तोल लेते, तूने मेरे साथ होता नहीं कि बदमाशी। तो आपने तोला यहाँ पे, आपका यहाँ पे एफ यानी कि वेट शुड बी मास, जहां पे वो मास था उसका एम इंटू जी। अच्छा यहाँ जी थोड़ा सा कम होता है, जैसे यहाँ पे, क्योंकि सॉरी यहाँ पे जी, हाँ सर यहाँ पे उल्टा ज्यादा बोल होगा, दिया। या उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पे जी होगा कम दोस्तों, 9.5 मान लो, और यहाँ 10 होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, 9.5 होना। इक्वेटर पे जी थोड़ा सा कम है क्योंकि हम अर्थ से ज्यादा दूर हो गए। जी होता क्या है? जी इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ थोड़ी लंबी है तो इसके वैल्यू कम हो जाती है, तो 9.5 रखा, तो ये हो जाएगा 9.5 इतना आपका। अब यहाँ पे आपने वेट निकालना शुरू करा, आपने बोला 100 अपॉन 9.5 इंटू, यहाँ पे जो ग्रेविटेशन है वो ज्यादा है 10। अब आपकी जो वैल्यू आएगी 1000 अपॉन 9.5, इसको हटा दो। जब आप इसको वैल्यू निकालोगे दोस्तों, तो आपका ये वैल्यू 110 ग्राम के करीब आएगी। आप बोलोगे यार तेरे को तो 100 ग्राम का मंगाया था, तूने 110 ग्राम को क्यों लिया? तू बोला यार तू दोस्त है मेरा, तेरे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से पैसे डाल दिए। तो ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री नहीं है, साइंस है वैसे तो, बट ये समझना जरूरी है कि जितना दूर हम जोते जाएंगे हमारा मास, हमारा जो वेट है, उतनी फोर्स कम होती जाएगी। जैसे हम स्पेस में चले जाते हैं अर्थ से, तो अर्थ का वो गत खत्म हो जाता है, ग्रेविटी, हम लोग वेटलेस हो जाते हैं, फ्लोट करते रहते हैं स्काई में से। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रॉम दिस आई विल फाइंड आउट मास। व्हाट इज द मास? लेट्स से, सो गाइस दिस इज एफ, F is equal to M into A. A is equal to G, and like I said, G is equal to G mass of Earth upon radius of Earth. इस केस में इसको मैं बोल रहा हूं दोस्तों G1, पहले वाले केस में बोल रहा हूं कि आपने अर्थ अर्थ पे है इतना, अर्थ पे इसका वेट W1 है और 3200 किलोमीटर पे ऊपर W2 है। ये किस्सा है। तो अर्थ की सरफेस पे जी कितना देखो, अर्थ की सरफेस पे जी होगा जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन 6400 स्क्वायर, जीवन, ये जीवन है। सर बट 6400 क्यों होगा? क्योंकि अर्थ की अर्थ की जो सर बट वो तो रेडियस है ना, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट होगा ना। है सर बट वो तो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट होगा। नहीं करने की जरूरत, करने की जरूरत, कटेगा, इसलिए जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। देखो अभी कट जाएगा, अभी कट जाएगा। सो ओके जीवन की सर। वैल्यू ये होगी दोस्त। तो अब मैं वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे, मुझे बेसिकली इसका मास निकल रहा है। अच्छा मास कभी भाई चेंज नहीं होता। वो जो गोल्ड का बिस्किट बंदे ने लिया ना, यहाँ पे जो मास उसका इक्वेटर पे है वही मास इक्वेटर पे रहेगा, वही मून पे रहेगा, वही अर्थ पे रहेगा। मास नहीं चेंज होता माही, अर्शिता, मास नहीं चेंज होता, वेट चेंज वेट हो जाता चेंज है। होता है। हाँ, जिसको हम साला वेट बोलते हैं वो फोर्स एक्चुअली न्यूटन है, मास नहीं चेंज होता। कहीं ले जाओ उसको कॉस्मोस में, यूनिवर्स में कहीं ले जाओ, मास तो वही रहेगा, उतने ही एटम रहेंगे गोल्ड के उसके अंदर, कहीं चेंज नहीं होंगे। तो भैया निकालो व्हाट इज एम, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन जीवन, F upon G. जीवन मान रहा हूं मैं ये वाला पहला वाला ना, जो अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे जिस बंदे का जो है जी, उसको मैं यहाँ पे इसको मैं जीवन मान रहा हूँ। ठीक है, जीवन मेरा मिल गया ये रहा। तो रखो वैल्यू। ओके दोस्तों, सो एम मास इज इक्वल टू एफ कितना दिया है 200 न्यूटन अपॉन जीवन। जीवन की वैल्यू देख लो दोस्तों, जीवन की वैल्यू है जी मास ऑफ अर्थ, और क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6400। ये तो पता चल गया सबको कैसे आता है ऊपर ये, यस सर। करके दिखाऊं? देखो देखो, 200 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय जीवन, जीवन कितना था दोस्तों, जी इंटू एम ई, जी इंटू एम ई अपॉन 6400। सो 200 इंटू, अब रेसिप्रोकल कर दूं, कर दिया रेसिप्रोकल, ये आएगा
तो मास लिख लिया मैंने, और कुछ नहीं करा मैंने, मास ऐसे लिख लिया मैंने 200 इंटू 6400 इंटू 6400 अपॉन GME। इसको सॉल्व नहीं करना गर्वित, सॉल्व करके टाइम नहीं वेस्ट करना, दिमाग नहीं खराब करना अपना, ऐसे ही छोड़ दो। ओके सर। ओके, अब देखो आगे। अब वो कह रहा है कि हमें यहां वेट बताओ आप, ये तो लेट्स कॉल दिस F2 या W2 बोल दो, बात बराबर ही है क्योंकि वेट और फोर्स एक ही चीज है। सो आई एम कॉलिंग दिस W2 इजकल टू F2 इजकल टू मास इनटू यहां जो ग्रेविटी होगी। अब दोस्तों यहां ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, यहां G1 थी, मैं इसको बोल रहा हूं G2। पहले इस ग्रेविटी को निकाल लो, G2 को। G2 कितना होता है, जैसे कि हमें G का फॉर्मूला पता है, G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। एक्चुअली रेडियस तो नहीं रहेगी अभी, 6400 किलोमीटर ये था, 3200 किलोमीटर ये होगा, तो टोटल मिला देंगे कितना हो जाएगा 9600। तो G2 इज 9600 स्क्वायर। रख दो वैल्यू इधर, वेट 2 और F2 इज इक्वल टू M। M कितना निकला था मेरा, पहले M लिखूंगा, ये था 200 इंटू 6400 इंटू 6400 अपॉन GME इंटू G2। G की वैल्यू देखो दोस्तों, मुझे थोड़ा सा इसको इधर, ओके, थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं, वापस लेके आऊंगा। क्वेश्चन में गिवन था कि एक कोई देयर सम ऑब्जेक्ट, उसका अर्थ की सरफेस पे जो वेट है वो 200 न्यूटन है। मैंने बोला था ये वेट जो है ना, ये फोर्स होता है जिस फोर्स से खींच रही है अपनी तरफ, और अर्थ की सरफेस पे है तो अर्थ की रेडियस दे दी, हमें W1 दे दिया, H1 दे दिया, तो मुझे मास निकालना पड़ेगा इसका। तो मास का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू ma, बट क्योंकि एक्सेलरेशन या ग्रेविटी खुद ही है, F इजिकल टू mg, तो मास इजिकल टू F अपॉन G1। पर G1 क्या है यार, G1 का फॉर्मूला होता है, G का फॉर्मूला हमेशा होता है G इजिकल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। रख दी वैल्यू, G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन, मास ऑफ अर्थ भी आता है 6 इंटू 10⁻²4, बट यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, सब वो कटेगा अपने में, देखना भी। तो ये G1 की वैल्यू आ गई। अरे G1 की वैल्यू से हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया, मास इजिकल टू 200 अपॉन G1। तो मास तो ये है। अब 3200 पे देखते हैं इसका कितना वेट आएगा। 3200 पे जो वेट आएगा वो होगा M इंटू G2, यानी कि 3200 पे जितना G है, G 3200 पे कितना दोस्तों, G का फॉर्मूला होता है G इंटू छोटा G इजिकल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। 6.67 कांस्टेंट की वैल्यू। हाँ वो लिखेंगे नहीं, 6.67 10⁻11 की जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा अभी। तो दोस्तों यहाँ देखा 64 तो ये था और 32 ये होगा, टोटल 96 हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ देखो, वेट 2 इजकल टू F2 इजकल टू मास कितना है, ये मास 200 इंटू 6400 इंटू 6400 अपॉन GME मास ऑफ अर्थ। रखो G2 की वैल्यू, G2 की वैल्यू ये है, तो लिखो GME अपॉन 960 इंटू 9600। आदि समझ आ गया, वैभव समझ आ रहा है, ऋषि समझ में आ रहा है, यस सर। अपना खालिद अंकल देखो, G से काटो G, मास ऑफ अर्थ से काटो मास ऑफ अर्थ, 2 0 से काटो 2 0, 2 0 से काटो 2 0। ओके, अब देखो 32 का टेबल है, 32 2 जा 64, 33 थी जा 96, 32 2 जा 64, 33 थी जा 96। अपना आंसर क्या आ गया, 200 इंटू 4/9। इसको वो कर लो, सॉल्व कर लो। 4/9 जनरली शुड बी 9 से डिवाइड करोगे, 9 4 जा 36.4, 36 9 4 जा 36, तो आपका आंसर आना चाहिए 88 केजी नहीं 88 न्यूटन,
क्योंकि मास नहीं, हम तो वेट बता रहे, वेट। बढ़िया क्वेश्चन है, एक्चुअली आसान क्वेश्चन है, मेरे को तुम समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा बार बार इसको समझाना पड़ा, अगर मेरे को देते तुम तो 2 मिनट में मैं करके देता। ठीक है दोस्तों, 84 न्यूटन आएगा। सर मैम ने जो इसका सोल्यूशन करवाया था वो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। ओके, आंसर क्या आया था? सर मैम का ने जो आंसर दिखाया था वो था 87.2 न्यूटन। हाँ अब तो यार 87.2 नहीं, उससे तो मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि 4/9 को जब मैं डिवाइड करूं, अच्छा मैं अब कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली हम, तू समझ गया ना, मेथड समझ गया ना, वो तो छोटा मोटा पॉइंट पॉइंट का तो चलता रहता है। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, और वो सर तेरे मैम ने तो टीचर का लेकिन अलग तरीके से करवाया है इसको। देखता हूँ, उनका तरीका मेरे से आसान था कि डिफिकल्ट था? सर मैम ने तो छोटे से स्टेप में करवा दिया। 800 डिवाइडेड अपॉन 9 देख लेते हैं, 88.8888 आंसर आएगा। एनीवे लेट अस सी कि आपके मैम ने क्या कहा, हो सकता है मैं भी सीख लूं उनसे, पॉसिबिलिटी ऑलवेज रिमेन्स। हाँ, दो दो पेज में है कि इससे एक सिंगल पेज है, बस यही है? सर सिंगल है। ओके देखते हैं कैसे कराया टीचर ने। हाँ, जी इक्वल टू ए अपन R1, हाँ ये हो गया, तो 6.7 इंटू 10 टू पावर इंटू 10 टू पावर 16 10 टू पावर 24 अपन दिस। तेरे को मैम का तरीका छोटा लग रहा है इतनी कैलकुलेशन करके? और वैसे भी ये गलत तरीका है। मैं बताऊं कहाँ गलती है, ये मास ऑफ अर्थ जी इक्वल टू, ठीक है, और मास इंटू मास 20 कहाँ से आया ये पूछना चाह रहा हूँ। नीचे दिखा ना W इक्वल टू M इंटू जी, M20 कहाँ से आया? सर वो मैम ने कहा था कि जैसे तुम्हें वेट निकालने का फॉर्मूला पता है तो वेट होता है तुम्हारा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तुम वहां पे मास निकालने के लिए एक्सेलरेशन अपना वेट को तुम मास से मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करो। तो सर उससे 20 आया था। 10 से क्यों कर दिया, वो तो 9.8 होता है। तो सर मैम ने कहा था कि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करने के लिए उसको तुम 10 से डिवाइड कर लो। भाई एक बात बताऊं, मेरे से कोई मेरा स्टूडेंट आके पूछे ना, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इधर किया है, यही इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊंगा, इससे कम स्टेप में होगा, इतनी इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है जितनी तुम्हारे टीचर ने करा दी। कैलकुलेशन इसलिए जरूरत नहीं कि कट जाएंगे ना आपस में जी और एम। अब मैं इसी क्वेश्चन को करा, हालांकि आज इससे हमारे केमिस्ट्री चैप्टर हैम्पर होगा, लेकिन एक चीज तुम लोगों को माइंड में क्लैरिटी आएगी, जो क्लैरिटी मैं देना चाहता हूँ कि नहीं जरूरत है, जितनी कैलकुलेशन करोगे उतनी ही कुछ नुकसान होने के चांसेस होते हैं, उतनी मिस्टेक होने के चांस। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं एज ए स्टूडेंट कर रहा हूँ, अब एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट। हालांकि तुम्हारे टीचर गिवन फीवन नहीं लिखती, लिखना चाहिए उसमें। और ये क्वेश्चन को शुरुआत ऊपर से गलत है क्वेश्चन की, क्योंकि पहले तो तुम्हें मास करना पड़ेगा ना, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी, आई एम डूइंग इट द वेरी प्रॉपर वे, बिल्कुल जैसे मॉडल आंसर होना चाहिए, टॉपर के आंसर होते हैं। लेट अस सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। सो वी विल टेक g इक्वल टू 10, जो मतलब अर्थ की सरफेस पे g इक्वल टू। ओके आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन अगेन। ओके, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर दे हैव नॉट गिवन that g is to be taken 10, but your teacher has said तो ठीक है, we'll take it that. So question number 3, given weight is equal to 200 Newton at Earth's surface. Weight at 3200 kilometer above Earth is equal to how much? And this will be a topper answer, इसमें कुछ छूटेगा नहीं, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। ओके ये हम फाइंड आउट करना, वेट इधर है ना। ओके, एट अर्थ सरफेस
G is equal to 10 meter per second square. Therefore, weight is equal to F into G, M into G. That means M is equal to W upon G is equal to 200 upon 10. M is equal to 10 kg. Weight at 3200 को मैं बोल रहा हूँ, weight at 3200 इसको मैं बोल रहा हूँ W2. W2 is equal to M into G2 is equal to 20 into G2 is G into ME upon 9600 square. ओके, तो मैंने वही गड़बड़ कर दी. एनीवे, let me use my method only upon G, but G is equal to G ME upon 6400 square. So M is equal to 200 upon G, और G इतना है. अब मैं लिख नहीं रहा G को, अब आगे लेके चलता हूं. और इसको हम लिखा M. M की वैल्यू अब लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू M अपॉन G. M अपॉन G क्या है? G ME इंटू 6400 इंटू 6400 अपॉन 9600 इंटू 9600. 2 2 3 3 GME ये GME था, यहाँ पे कट गया सब कुछ. सो 200 इंटू 4 अपॉन 9. आंसर का एक्चुअली में 88.8 kg. कोई कैलकुलेशन नहीं करी लंबी चौड़ी, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में तुमने कर रखी है. मुझे पता नहीं ये कैलकुलेटर से कर रखी है कि हाथ से कर रखी है या साइड से कर रखी है. गर्वित, तू ऑनेस्टली मुझे बता, ये कैलकुलेशन तुम क्या कितना टाइम लगेगा इस कैलकुलेशन करने में? ये जो कैलकुलेशन हो रखी है ना यहाँ पे 6.7 इंटू 10, 6.7 इंटू 10, काटा कूटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कटा. कैसे कैलकुलेशन आ गई इतनी जल्दी 4.32? ये कैलकुलेशन जो लास्ट स्टेप आया है कैसे आया इतनी जल्दी? सर ये जो 4.36 है वो सर अभी मैंने कैलकुलेटर से लिख लिया था. लिख लिया ना तूने? कैलकुलेटर यूज किया ना? एग्जाम में थोड़ी कैलकुलेटर यूज करने थे तुम्हें. हमारे मेथड में कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, छटपट खटपट खटपट फटफट हो गया अपने आप. भाई ये सही तरीका है, दिस इज द प्रॉपर मेथड जो तुम्हारी टीचर सिखा रही है. दैट्स नॉट द राइट मेथड. अच्छा मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में ये 3200 ही क्यों दे रहा है? ये 33 भी तो दे सकता था. ये 32 इसलिए दे रहा भाई ताकि 6400 जो कि रेडियस है ना, ये उसका आधा है, ताकि आसानी से कट जाए. जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत ना हो, ये आपस में कट जाए. जस्ट बिकॉज उसने 632 दिया है, आपकी अब जिम्मेवारी है कि आप इस मेथड को यूज करो, इनको काटो बजाय कैलकुलेशन. गर्वित, ओके सर. ध्यान रखना इस बात को. जैसे उसने 32 बंडल बन गया, मेरे को दिमाग में सेट हो गया कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं काटूंगा इसको. ये काटने के लिए दिया है, एग्जामिनर ने मेरे को काटने के लिए ही दिया है कि भाई तू काट लेना 96 को, 64 को. ठीक है, समझ आया? तो टीचर Yes, अपनी sir. कन्वीनियंस से जरूर हो सकता है कर सकती हो, क्योंकि टीचर का और तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं. कल को वो टीचर चेंज हो जाएगी, तुम बोलोगे, तुम बाद में बोल लो, पकड़ने की कोशिश करो टीचर को, इसने मेरे को गलत बताया था, इसके बाद मेरा क्वेश्चन खराब हो गया, हाथ में नहीं आएगी. ठीक है, बट मैं ऐसा बंदा हूं, मैं यही हूं. मैं अपने सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ, आज से 10 साल बाद आके तुम मुझसे बोल सकते हो कि सर आपने उस दिन वो सिखाई चीज वो गलत थी. और अगर आप प्रूव कर दो कि गलत थी तो मैं वाकई बोलूंगा कि भाई ठीक है, कान पकड़ के सॉरी, वाकई में गलत. समझ रहा मेरी बात गर्वित? ये फर्क है तुम्हारे Yes, sir. टीचर्स में और सीसीएल में. ओके, चलो शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी. पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आसान क्वेश्चन है. दिस इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन. आई डोंट नो व्हाई योर टीचर हैज कॉम्प्लिकेटेड दिस क्वेश्चन. एंड मेथड भी गलत है उसका. एम को पहले निकालना जरूरी है हमारे लिए, ये नहीं लास्ट में अपनी मर्जी से 20 लिख दिया. ओके, राइट. थोड़ा सा पीछे चलते हैं. ओके, कहाँ है अपना रिवीजन ग्रुप 9 का?
हाँ भरत, बहुत अच्छे नोट्स लगे मेरे को आपके, वाकई आई एम वेरी हैप्पी द वे यू हैव मेड योर नोट्स, एक्सेलेंट नोट्स। गाइस सब लोग ऐसे नोट्स बनाएं, आप ही का फायदा होने वाला है। आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में मदद मिलेगी, हर तरह से सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सब मैंने आपके वीडियोस नहीं और भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देख के बनाए हैं, तो उसमें आपका भी और दूसरे साइट्स के भी नोट्स हैं। नहीं ये वाला चैप्टर तो मैंने क्या तुम्हें कराया ही नहीं, खैर। नहीं सर, आपने कराया है सर। गर्वित ने एक बार रिक्वेस्ट की थी तो आपने 2 वीडियो। वो हाँ हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है, थोड़ा जल्दी में कराया था उस वक्त, मैं इतना वो नहीं था। बट तूने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे बहुत खुशी है, मतलब इतने बढ़िया नोट्स बना रखे हैं, लंबे नोट बनाए। इस चैप्टर का आधा मार्क भी कहीं जाने वाला नहीं है अगर तुमने इसको टाइम से रिवाइज कर लिया, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी। भाई लोग बनाओ नोट्स, ऐसे नोट्स बनाओगे तो फायदा होगा तुम्हें। सर पर ओके। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लिखी है मैंने। हाँ बस ज्यादा भी नहीं चाहिए, इतनी भी चाहिए कि बस ये है कि आप ये समझो एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर कर चले जाओ। ओके गाइस, तो हमने बात शुरू की थी कि एक मिनट, इससे पहले भी एक स्लाइड सर वो मैंने चेक किया था वो नोट्स आज व्हाट्सएप पे, वो भेजे हुए ही नहीं थे आपने। कौन से वाले? उसकी सिर्फ वीडियो है सर, इससे पहले वाले जो थे, जब पहला पहला दिन था सर। अच्छा वो देख लेता हूँ, मैं दोबारा भेज दूंगा। ओके सो हो सकता है तो मेरे को मैसेज कर दिया था ना, सर आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, प्लीज सेंड इट अगेन। तो 1830 में माइकल फैराडे ने बोला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना पानी में तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लोगों ने कहा यार इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई बढ़िया चीज है। 79 में विलियम कुक ने एक डिस्चार्ज ट्यूब बना के दिखा दी। इसकी ट्यूब है, अंदर एनोड, कैथोड, हाई वोल्टेज, वो कोई गैस डाल दी अंदर, इनर्ट गैस डाल दी जो कि आपस में रिएक्ट ना करे किसी से। उसने देखा कि अगर उसका प्रेशर थोड़ा नॉर्मल प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर का, तो तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसको प्रेशर को अगर हम 100 टाइम्स कम कर दें, 10⁻² कर दें, तो वो लाइट फ्लो करना शुरू कर देगी और ग्लो के साथ करेगी। और ग्लो कैसी आएगी? नियॉन की लाइट आएगी तो नियॉन ग्लो आएगी, जैसे ऑरेंज टाइप की, अलग अलग कलर की अलग अलग ग्लो आएगी। और उसको उसने देखा 10⁻⁴ पे कर दो तो और ज्यादा बढ़िया तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इस भाई की डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया मिस्टर जे थॉमसन ने और मिस्टर गोल्डस्टाइन ने। मिस्टर गोल्डस्टाइन ने क्या किया कि ये जो मिस्टर गोल्डस्टाइन ने क्या किया कि यहाँ पे जो ट्यूब ली, ये तो एनोड हो गया आपका, ये कैथोड हो गया। जब ये पास होने शुरू हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैथोड्स की तरफ से निकल रहे हैं, यहाँ जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स को हिट कर रहे हैं, एटम्स को हिट कर रहे हैं, उसमें से हिट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के भागे एनोड की तरफ, तो ये कैथोड रे बन गई। और जो पॉजिटिव पार्ट बचा, क्योंकि अब पॉजिटिव पार्ट बनी, वो भागा कैथोड की तरफ। गोल्डस्टाइन स्मार्ट बंदा था, उसने कैथोड में कर दिए छेद और कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड की एक वो लगा दी लेयर। तो कैथोड के बीच में से जब वो आ रहे हैं और निकले बीच में से, तो उसको बिकॉज वो कैनाल टाइप के रास्ते से निकले, छोटे रास्ते निकले, उसको कैनाल रेज बोला गया या फिर पॉजिटिव रेज बोला गया। और ये समझा गया कि कैथोड रे की तरफ भाग के आई ये स्ट्रीम, ये पार्टिकल्स, तो जरूर ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है, इसलिए उनका नाम प्रोटॉन रखा गया। और उनका देखा गया कि उनके पास चार्ज तो उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन का 1.67 10⁻⁹ पर पॉजिटिव चार्ज है। और उनका जो मास है 1.67 × 10⁻27 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा था। इलेक्ट्रॉन का 9.11 × 10⁻31 है। रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने भी इसी तरह का किया था, उसने भी सेम टू सेम किया, बट उसका बहुत इजी था। यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन और एनोड की तरफ भाग गए, और पीछे उसने जिंक सल्फाइड लगाया था, उस पर ल्यूमिनेट हो रहा हो। तो उसने कहा यार ये पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव रे है, ये जो पार्टिकल है ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, उसमें से नेगेटिव निकल गया। और इसका उन लोगों ने जब देखा चार्ज कितना उस पर 1.67 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और वेट इसका काफी कम था, 9.11 × 10⁻31। कैथोड रे का उसने देखा कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, बीच में पेडल लगा दिया, पेडल लगाने से पता चले पार्टिकल है इसमें जो उस पेडल को घुमा रहे हैं। ओके, मेटल फॉयल में से निकल जाता है एनर्जी की वजह से। और साथ में अगर इस पे कैथोड जो ट्यूब है उस पे ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगा लो, तो जिधर पॉजिटिव हो उधर को बेंड हो जाती है। ओके ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं जे थॉमसन का जो मॉडल था, क्या मॉडल उसने प्रपोज किया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई, रदरफोर्ड ने उसकी कैसी हवा निकाल दी, देखते हैं।
सर जे थॉमसन भी बहुत अच्छा साइंटिस्ट था अपने टाइम का, बहुत तगड़ा। जे थॉमसन के तो बहुत यार, देखो आज किसी इंसान को पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, और हम ही नहीं पढ़ रहे, हमसे पहले हमारे बच्चे, उससे पहले हमारे पूर्वज, तुम्हारे बच्चे, ऐसे महान ही लोग होंगे जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जिनके बारे में आप पढ़ रहे हो। ये तो दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, कौन पूछता किसी को। सर इन्होंने भी किसी साइंटिस्ट से लेके अपनी थ्योरी बनाई होगी, इन्होंने खुद थोड़ी बना दी होगी। नहीं, हमेशा क्या होता है, न्यूटन का एक बहुत फेमस डायलॉग है। न्यूटन ने कहा था कि whatever I have achieved in my life, I have stood on the shoulders of the giants and then found out what I have found. हिंदी में अगर बोले तो उसने बोला कि मैं बहुत बड़े बड़े जायंट लोग जो थे, पर्सनालिटी वाले, उनके कंधों पे खड़ा होकर ढूंढा मैंने जो कुछ ढूंढा है। तो उससे पहले केपलर था, कोपरनिकस था, गलीलियो था, इनकी सब आइंस्टाइन। चीजों को उसने इंक्लूड किया। आइंस्टाइन तो उसके बाद में आया, आइंस्टाइन तो बहुत अभी आया, आइंस्टाइन थोड़े दिन पहले, 100 साल भी नहीं हुआ आइंस्टाइन को आया था। न्यूटन का तो 200-300 साल हो गए। तो ये सारे साइंटिस्ट यही करते हैं। तो हमने अभी तो पढ़ा था, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला दिया था, लवोजाइयर ने दिया था कि कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और दूसरा वाला था बंदा प्राउस्ट, उसने बोला था कांस्टेंट। तो उन दोनों को इसने अपने इंक्लूड किया था, 6 पॉइंट जो दिए थे इसमें। तो थॉमसन ने कहा, नाउ लेट अस लुक एट द थॉमसन्स जे थॉमसन मॉडल। तुम लोगों में से तरबूज कितने लोगों ने खाया है? वाटरमेलन जिसको बोलते हैं। सर मैंने। ठीक है दोस्तों, तो वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसको। लेकिन आपकी टीचर वाटरमेलन का नाम नहीं लेगी, आपकी टीचर बोलेगी इसको सर मैम ने प्लम पुडिंग का कहा था। प्लम पुडिंग। मैं बताता हूँ टीचरों के साथ दिक्कत क्या है। ये टीचर, इनकी अंग्रेजी है हल्की। अगर आपकी अंग्रेजी हल्की और आपको किसी दुनिया को दिखाना कि अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छी आती है, तो आप सर सिर्फ व्हाट इज अंग्रेजी दैट, अंग्रेजी बोलोगे। सर वो वाटरमेलन के नीचे क्या लिखा है? प्लम। प्लम पुडिंग। आप क्या करोगे गर्वित, भरत, आप सिर्फ अंग्रेजी अंग्रेजी बोलोगे, ये दिखाने के लिए मुझे बहुत अंग्रेजी आती है। लेकिन somebody who knows 5 languages, that person can converse in 5 languages with you and with ease. He doesn't have to impress you. टीचर के साथ मुझे सबसे बड़ी दिक्कत, मुझे जो आज की टीचर्स के साथ ही है, और जब मैं अपने टीचर को बोलता हूँ कि बिल्कुल मत करो, मेरे असिस्टेंट टीचर मैं कभी बोलता हूँ कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बच्चे को समझाना है। हमारे बच्चे ने तरबूज देखा है तो उसको तरबूज बताओ ना, क्योंकि थॉमसन के मॉडल को तो वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। प्लम पुडिंग जरूर बोलना है, क्यों बोलना है? वो तो आधा तो वैसे ही कंफ्यूज है बच्चा, उसको तुमने प्लम पुडिंग, उसने आज तक ना तो देखी प्लम पुडिंग, ना पता क्या है प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग बताता हूँ क्या होता है। एक केक होता है ऐसा, उसके अंदर प्लम नाम की जो फ्रूट होता है, जो ड्राई फ्रूट होता है, उसके बीज यहाँ डाल दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग। ये कह लो, या ये कह लो कि वाटरमेलन जो तरबूज है हमारा, जो कि पूरा ऐसा ही लाल 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 रेड 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 ऐसा होता है, उसके अंदर बीज होते हैं। तो जो लाल रेड पार्ट है, रेड पार्ट के अंदर आपने जब खाया होगा तरबूज, तो आपने देखा होगा कि ये रेड पार्ट के अंदर ब्लैक कलर के सीड होते हैं। यस सर। यहाँ होगा। तो थॉमसन का ये कहना था कि प्लम पुडिंग ले लो चाहे ये ले लो। थॉमसन ने बोला था कि ये जो पूरा पोर्शन है ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीड है ये नेगेटिव चार्ज है। प्लम पुडिंग के अंदर पूरी की पूरी पुडिंग तो समझते हैं ना, स्वीट डिश को बोलते हैं, मतलब पुडिंग मतलब केक को बोलते हैं बेसिकली। तो सर प्लम वो पुडिंग के डिश अंदर होती है कि जेली टाइप की थोड़ी सी। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। हम लोग एनडी में टिप्सी पुडिंग खाते थे, टिप्सी पुडिंग जेली टाइप नहीं थी, वो ब्रेड से बनती तो थी, अलग बहुत टाइप की टेस्टी होती बनाती थी। हाँ, तो पुडिंग का मतलब आप समझो सम स्वीट डिश है, स्वीट स्वीट एक डिश है ये। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, उसने बोला ये जो पूरा पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो प्लम्स है अंदर, ये जो प्लम नजर आ रहे हैं अपने को, ये नेगेटिव है। ये थॉमसन ने कहा, और थॉमसन ने कहा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो थॉमसन के हिसाब से जेजेटी ने ये बोला कि पूरा का पूरा एटम आपका न्यूट्रल हो जाता है। ऋषित, मेरी बात समझ में आ गई, तरबूज वाली, वाटरमेलन वाली? यस सर। ठीक, वाटरमेलन। आप वाटरमेलन से याद रखो, अब कोई टीचर पूछे तो प्लम पुडिंग बता देना। अब मैंने से बता दिया प्लम पुडिंग क्या होता है। मुझे बहुत पसंद है प्लम पुडिंग, बहुत टेस्टी, मतलब मेरे को सब बेकरी प्रोडक्ट प्लम पुडिंग है।
बट मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तो बताऊंगा वाटर वैन। थॉमसन जी की बल्ले बल्ले थे बलावल, दुनिया खुशी के मारे बल्ले बल्ले हो रही, डांस हो रहा है। तो भाई इसने कहा कि जो चार्ज है उसके अंदर, अच्छा इसने एक बात और कही कि थॉमसन ने क्या एक और बात कही कि थॉमसन का जो मॉडल है, इनसाइड एन एटम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज, मास भी हो। तो ये तो देखो दोस्तों नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है। ये पूरा जो एरिया है ये पूरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इनको नेगेटिव बोल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज इज यूनिफॉर्म। थॉमसन ने बहुत बड़ी गलती कर दी ये बात बोल के। उसने कहा कि इनसाइड एन एटम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज यूनिफॉर्म, कहीं से काट लो आपको पॉजिटिव चार्ज भी मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ये थॉमसन ने कहा। सर ये गलत तो बात भाई बोली थी, गलत बात बोल दी उसने। अब इसके साथ ही एक बंदा है जिसको बाद में फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा गया, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, और इसके इसके बहुत सारे स्टूडेंट ने नोबेल लिए बाद में। इंग्लैंड का रहने वाला था और इसको सर की उपाधि मिली थी। सर की उपाधि पता है कौन किसको मिलती है इंग्लैंड में? वहां ऐसा नहीं कि हर टीचर को सर बोल देते हैं, मतलब उसको उपाधि सर नोबेल प्राइज वाले को नहीं। वहां जो क्वीन नाइटहुड, है, जो बहुत बड़ा काम, जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर था, नाइटहुड, है नाइटहुड, नाइटहुड, नाइटहुड जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही बात, नाइटहुड जिसको मिलती है। जब हमारे यहाँ जब रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाना, ये सॉन्ग लिखा था, जनगण मन नहीं, दूसरा वाला नेशनल वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो और जिसको बाद में उन्होंने अपनी बुक में डाला था, उनको नोबेल के लिए प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो और वहां की क्वीन ने खुश होकर उनको वो दिया था, नाइटहुड। पता है क्यों दिया था? चलो बात से बात निकलती है। 1911 में, हाँ 1911 में एक दिल्ली दरबार हुआ था, जहाँ इंग्लैंड का राजा था पंचम फाइव, सॉरी जॉर्ज फाइव, जॉर्ज पंचम हिंदी बोलते, जॉर्ज फाइव वो आया था। उस फंक्शन के अंदर ये गाना बहुत हिट हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का, वंदे मातरम, ये वाला। तो उनको नाइटहुड दी गई थी। यानी कि क्वीन किस लोगों को, जैसे भारत रत्न देते हैं, पद्म भूषण देते हैं, ऐसे कुछ लोगों को सर दिया था। तो सर अर्नस्ट रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, इन्होंने 1895 तक जेजे के साथ काम किया। ही वर्कड विद जेजे टिल 1895। उसके सर बाद अपना काम शुरू करना शुरू सर रदरफोर्ड वाज वर्किंग विद जे थॉमसन, जेजे थॉमसन टिल 1995। 1908 में इनको नोबेल प्राइज मिल गया था। इनकी जो बाकी उपाधियां थी, बाकी जो काम किए थे नोबेल। 1911 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, मतलब वो हिस्ट्री केमिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड की फॉइल को यूज किया था उसमें से। अच्छा तुम सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल मेरे साथ पढ़ी है, तुम सबको पता होगा हीलियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? सर 2। और एटॉमिक मास कितना होता है? सर 2 ने 4। साइंटिस्ट ने ऐसा किया है कि साइंटिस्ट इस एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, और इसकी वजह से इसके 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं, सो जो आपको अभी जो आइटम मिलेगा वो होगा हीलियम 2 4, बट 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो आपने निकाल दिए। इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, इसका नाम है अल्फा पार्टिकल। ये समझना जरूरी है एक्सपेरिमेंट के लिए कि अल्फा पार्टिकल होते क्या है। जब हीलियम के उसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो जो आपके पास बचेगा उसको आप बोलते हो अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखें अभी आप। रदरफोर्ड ने क्या किया भाई,
डाउट। रदरफोर्ड ने यहाँ एक बनाया, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल जनरेटर। डाउट अल्फा पार्टिकल जनरेट, हाँ बोल। सर, हम किसी और एलिमेंट के साथ नहीं कर सकते, खाली हीलियम के साथ ही कर सकते हैं ये? नहीं नहीं, बहुत बहुत के साथ कर रहा है, लेकिन अल्फा पार्टिकल जो नाम इसको दिया जाता है, इसका जब हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। ओके सर। अच्छा, तो बहुत के साथ कर सकते हैं, यहाँ कर रहे हैं ना, वो गैस के निकले तो गैस की पॉजिटिव इधर भागे, नेगेटिव इधर भागे। अल्फा पार्टिकल जनरेटर, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, और यहाँ उसने लगाया लेड। अब तुम लोग पता नहीं कितने लोगों ने एक्सरे कराने गए हो, कभी देखा हो, जब आप एक्सरे कराते हो तो जो बंदा एक्सरे करता है ना, वो अपने शर्ट के ऊपर एक प्लेट पहनता है लेड की, क्योंकि लेड को रेडियो एक्टिव लेवल अंदर घुस नहीं सकते, एंट्री नहीं मार सकते, बाहर ही रह जाते हैं। तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जो आपका एक्सरे करता है बंदा, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, और उस दीवार के पीछे खड़ा होता है, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा थोड़े दिन में। तो यहाँ पे एक बनाई गई उसने लेड स्लिट, थोड़ी छोड़ दी। तुम बोलोगे सर क्यों छोड़े? क्योंकि अगर छोड़ता नहीं ना, तो कोई अल्फा पार्टिकल उधर जा रहा है, कोई अदर पार्टिकल, तो ये साइंटिस्ट लोग बहुत ही कंट्रोल करते थे चीजों को, ताकि एग्जाम रिजल्ट एकदम बिल्कुल सही आए। आपने एक अच्छा सा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। किया, हाँ एक्यूरेट आपने पार्टी कर दिया, कल आप जाके दिखाने के दूसरे साइंटिस्ट को, वहाँ साइंटिस्ट खड़े रहते हैं, वो तलवार लेके खड़े रहते हैं, साले की इसकी कैसे हम हवा निकालें। तो बोलेगा हमें क्या पता, तेरा कोई अल्फा पार्टिकल इधर से आ गया होगा, तो इधर से आ गया होगा। तो ये पहले अपना सेट करके रखते हैं मामला। तो रदरफोर्ड जी ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल जनरेटर यहाँ रखे, और भाई साहब यहाँ रखी उसने एक गोल्ड की फॉइल। और गोल्ड फॉइल पता कितनी पतली थी? इसकी गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी 0.00006 सेंटीमीटर। सर 1000 एटम जितनी विड्थ। 1000 एटम जैसी इसकी विड्थ थी, बिल्कुल सही सर पकड़ा। इतनी पतली होती है? इतनी पतली पॉसिबल है सिर्फ गोल्ड की, और किसी की नहीं बन सकती। गोल्ड को बना सकते हो बिल्कुल पतली। और इस भाई साहब ने यहाँ पे बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया। सर इसको नापा कैसे होगा? भाई सब कुछ होता है साइंटिस्ट के पास, पागल है साइंटिस्ट के पास, क्या क्या नहीं है आज की डेट में। तो मेजरमेंट कर लिया उसने, हो गया। जब बम्बार्डमेंट हुआ तो ये देखा गया, यहाँ पे वो ZnS की वो लगी हुई थी, जिंक सल्फाइड की। ये दिखा गया कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे, उन्होंने यहां हिट किया यहीं पे। कुछ थोड़े इधर चले गए, कुछ थोड़े इधर चले गए, कुछ थोड़े वापस भी आए, इधर भी आए। लेकिन ये जो वापस आए, ये 1 in 20,000, 1 in 20,000। रदरफोर्ड ने अपना सर खुजाया, ये हो क्या रहा है यार? अगर ज्यादातर पार्टिकल निकल गए हैं, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं यहां से बीच में से, तो यहां इसका मतलब खाली है मेन एरिया, और बीच का कुछ एरिया ऐसा है जो कि साला सॉलिड है, जो कि इसको वापस भेज रहा है या इधर इधर वापस ऐसे कर रहा है, और ज्यादातर एरिया भेज रहा है, सीधे निकाल रहा है। तो उसने कहा यार ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास का बहुत सारा एरिया खाली है। तो उसने बोला कि अगर एटम ऐसा है ना, तो इसके बीच में एक सॉलिड सा न्यूक्लियस है। बाद में पता चला न्यूक्लियस का जो एरिया है ना, वो 1/1 लाख है। अगर इसका पूरा एटम का एरिया 1 लाख सेंटीमीटर है, तो न्यूक्लियस सिर्फ 1 सेंटीमीटर को कवर कर रहा है। तो पहली बात तो उसने कही कि बीच में सेंटर में कुछ सॉलिड चीज है, तभी ये वापस आ रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, टकरा के वापस आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एरिया खाली है। उसने ये भी बोला कि बीच वाला एरिया जो पॉजिटिव होगा, पता है क्यों? क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे, जैसे जैसे यहां से पॉजिटिव चार्ज जाता है, उसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बीच में कुछ बीच में निकल पा रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उसने ये बात और बोली कि ये बीच वाला जो एरिया है, यहाँ का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया पॉजिटिव है, तब ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, और ज्यादातर एरिया खाली है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के सीधे ही पहुंच गए, और बीच में सेंटर में कुछ एरिया ऐसा है जो कि सॉलिड है, वापस आ गया। अपने इसके बेसिस पे उसने 3 चीजें बताई। रदरफोर्ड ने चेंज ही कर दिया। उसने बोला कोई प्लम पुडिंग नहीं है, कोई वाटरमेलन नहीं है, जो, और उसका जो मॉडल है वो आज भी बहुत क्लोजेस्ट मॉडल माना जाता है। सबसे क्लोजेस्ट मॉडल में से एक माना था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड जी ने क्या कहा, उन्होंने बोला नाउ दिस इज कॉल्ड रदरफोर्ड मॉडल। तो दिस वाज जे थॉमसन मॉडल। थॉमसन की दिक्कत क्या थी
थॉमसन ने सब कुछ सेट कर दिया, बट रदरफोर्ड ने उसकी हवा निकाल दी। तो कोई तुमसे पूछे कि रदरफोर्ड, व्हाट वाज द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, they will say Thomson model had failed to explain the phenomena of Rutherford's experiments. What Rutherford later explained, that was not solved by the Thomson. So Thomson's model was flawed and faulty. Okay, Rutherford क्या कह रहा है? रदरफोर्ड जी ने 4-5 पॉइंट बताए। उन्होंने बोला एट द सेंटर ऑफ एटम lies its maximum mass. Number 1. Number 2, area around इसको क्योंकि सेंटर में था, इसको उसने बोला न्यूक्लियस, तो he called it nucleus. सर एरिया अराउंड नहीं, at the center of atom lies its maximum mass called nucleus. Area around nucleus is mostly empty. उसने अपना दिमाग और लगाया, उसने कहा कि यार अगर ये न्यूक्लियस है, सारा मास यहाँ पे है। अच्छा, इससे पहले प्रोटॉन की तो इजाद हो चुकी थी, प्रोटॉन का सबको पता था मास कितना है, 1.67 into 10 to the power minus 27, और इलेक्ट्रॉन का कितना 9.11 into 10 to the power minus 31। बेसिकली ऐसा था कि एक प्रोटॉन 2000 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर था। तो उसने कहा मैक्सिमम मास यही है न्यूक्लियस में। उसने ये बात बोली कि अगर यहाँ पे सारा पॉजिटिव मास यहाँ पे है तो नेगेटिव मास यहाँ घूम रहा होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ घूम रहे होंगे। और उसने देखा, क्योंकि साइंटिस्ट ने नाप लिया था कि एटम का जो साइज है वो 10 to the power minus 10 मीटर है, और एटम का साइज सिर्फ 10 to the power minus 15 मीटर है। तो प्राइमरीली ये पता चला कि अगर एटम का साइज 1 लाख सेंटीमीटर है तो न्यूक्लियस सिर्फ 1 सेंटीमीटर का होता है। तो रदरफोर्ड ने अगली बात बोली कि भाई एरिया अराउंड न्यूक्लियस इज मोस्टली एम्प्टी। एंड थर्डली ही सेड, तो किसी ने बोला कि एम्प्टी है तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या वहां बैठे हुए हैं ऐसे प्लम पुडिंग की तरह जो बोल रहा था। अब प्लम पुडिंग तूने बोला कि वहां पे नहीं हो, चारों तरफ घूम, तो उसने बोला घूमते रहते। सो ही सेड इलेक्ट्रॉन्स rotate or revolve, sorry, not rotate, revolve around positive nucleus in orbits की तरह घूमते हैं। और क्योंकि इसके मॉडल को देख के सोलर सिस्टम की याद आ जाती है कि बीच में सन है और सारे प्लैनेट उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इसीलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल है इट्स कॉल्ड प्लैनेटरी और सोलर सिस्टम मॉडल। इसका जो मॉडल है इट इज कॉल्ड प्लैनेटरी और सोलर सिस्टम मॉडल। इन्होंने अपना एक्चुअली क्या है, रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस है लंदन में, सारे साइंटिस्ट जितने बड़े बड़े न्यूटन से लेकर सब अपनी सारी की सारी रिसर्च वहां जाके दिखाते थे। सारे साइंटिस्ट वहां बैठे रहते थे, और जैसे मैंने बताया कि वहां के साइंटिस्ट जो है ना बाकी के, वो अपने तलवार तेज करते रहते हैं, चाकू की धार ना जब तक वो तैयार होता है तेज करते रहते हैं कि इसकी साले की हवा कैसे निकाली जाए। एक्चुअली तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो साइंटिस्ट की बुराई नहीं करेंगे साइंस आगे बढ़ेगा ही नहीं। सब लोग बोले हाँ भाई तू ही महान है, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वो अपनी चाकू तेज करते रहते हैं जब तक वो अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप करता है। इन भाई साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, ये कल कवर करूंगा मैं। तो किसी ने बोला भाई सुन एक बात बता, तूने ये तो बोल दिया पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव घूम रहा है तो और तू ये कह रहा है कि एक्चुअली क्या होता है, ये तुम लोगों ने देखा होगा, अगर मैं एक बॉल लेके धागे में बांध के उसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दूं तो वो धागा कोशिश करता है कि मेरे हाथ से निकल जाए, मेरी फिंगर से निकल जाए, बॉल निकल कोशिश करती है, निकल कर फिर टेंजेंट चली जाए, जहां 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 से घूम रही हो रही है
वो धागा कोशिश, पर मैं पकड़ के रखता हूँ उसको तो भाग नहीं पाता। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करता है कि जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट निकल के भाग ले। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करता है कि ये यहां से निकल ले, इधर चला जाए, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं इसको। एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल, जो कि सेंटर की तरफ खींचता है। वैसे वैलेंटाइन आ रहा है अभी, तो बहुत लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह को पेटल्स देंगे, यानी गुलाब की पंखड़ियां, गुलाब को बोके देंगे। क्यों? क्योंकि पेटल का मैंने मेरी जो एक्सप्लेनेशन जिसमें याद कराता हूं बच्चों को, पेटल मतलब प्यार। तो सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर लविंग, सेंटर से प्यार करने वाले, सेंटर की तरफ भागे। और सेंट्रीफ्यूगल है, सेंटर से भागने की, दूर भागने की कोशिश करे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जो ये भागने की कोशिश कर रहा है, इसको कह रहा है निकल इधर से। इसको रदरफोर्ड ने बोला कि ये बैलेंस कर रहा है कौन? पॉजिटिव नेगेटिव का जो अट्रैक्शन है, ये इसको यहां खींच रहा है, ये उधर भागना चाह रहा है, तो बैलेंस रहता है, ये कहां घूमता रहता है। जब इन भाई साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन वहां पे दी, तो साइंटिस्ट ने बोला कि सुनो सुनो, ये एक तो ठीक है, ये तो बात ठीक है, बट अगर ये नेगेटिव यहां घूम रहा है और तो इसकी तो एनर्जी जाएगी, कोई भी रोटेट कर रहा है तो उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एनर्जी खर्च होगी, तो ये धीरे धीरे करके छोटा छोटा होता जाएगा और आके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। और साइंटिस्ट ने ये भी स्टडी करके बता दिया कि भैया अगर ये इस तरह से अपनी एनर्जी गवाएगा तो बहुत जल्द, यानी कि 10 टू, क्योंकि एटम है कहाँ, एटम तो इतना छोटा सा होता है, बिल्कुल जरा सा होता है, 10 टू द पावर -15 का उसका वो है। तो साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखा दिया कि ये 10 टू द पावर -8 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गिर जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गिरेगा एटम अनस्टेबल हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो बोला भाई रदरफोर्ड भैया, तुम्हारी थ्योरी में भी कमियां हैं। अब वो ये नहीं बताते कि कमी को दूर कैसे किया, वो सिर्फ कहते तेरी कमी है भाई, हम तेरे मॉडल को इतना तक मान लेते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये कौन एक्सप्लेन करेगा। तो इन्हीं का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था नील बोर, डेनमार्क का रहने वाला था, कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी, वहां पैदा हुआ था। उसने इस पे काम करके बताया फिर कि ये काम कैसे होगा, विच आई विल कवर टुमारो। अब तक बताओ भाई, सब अब तक सब सही चल रहा है? यस सर। समझ आया? वैभव, यस सर। ऋषित, माही, अर्पिता, खालिद, गर्वित, भरत आदि, समझ आया? यस सर। वर्ड विदाउट भरत। सर जो इसने गोल्ड फॉइल के पीछे जिंक के ही प्लेट जिंक सल्फाइड, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ बार बार, हर साइंटिस्ट उसको यूज करता है कि जिंक सल्फाइड की जो फिल्म होती है ना दोस्त, इस पर जब कुछ भी पार्टिकल आके कटता है तो ये ल्यूमिनस हो जाता है, वो पर्टिकुलर पार्ट जो है शाइन करता है, तो हमें पता चल जाता है साइंटिस्ट को कि यहाँ कुछ टकराया है आगे, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता ना, इलेक्ट्रॉन किसको दिखाई पड़ेगा, अल्फा पार्टिकल किसको दिखाई पड़ेगा, छोटे होते हैं। उनके डिटेक्शन के लिए, उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड का यहाँ पे लेप लगा देते हैं, और जिसपे जैसे इस पे कोई स्ट्राइक करता है आके, ये शाइन करने लगता है। ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी को यूज कर पुराने जमाने की जो टीवी होते थे, सीआरटी टीवी, जिसको आज से 15 साल पहले जो टीवी होते थे, वो यही टेक्नोलॉजी यूज करते थे। स्क्रीन के, टीवी की स्क्रीन के ऊपर आके पार्टिकल्स टकराते थे और एक पर्टिकुलर पैटर्न में टकराते थे, और इस वजह से आप पिक्चर देख पाते थे टीवी पे बाहर की तरफ से। भरत, ओके सर। सर तो जो हमारे ऐसे नॉर्मल टीवी है जैसे एंड्रॉइड टीवी, इसमें भी अल्फा ये पार्टिकल अलग है, नहीं इनकी तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही अलग है, ये तो टेक्नोलॉजी अलग है, वो सर टेक्नोलॉजी छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे लाइट के वो होते हैं सर। हाँ एलईडी, इनको, हाँ इनको, ये दो तरह के होते हैं, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, दो तरह की टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, इसको तुम्हारे ना तो सिलेबस में ना कुछ, इवन सीआरटी की नहीं है तुम्हारे को, तो मैं बता देता हूँ कि सीआरटी कैसे काम करता है, कैथोड रे ट्यूब ऐसे काम करती है। ठीक है, ओके गाइस, वी मीट टुमारो एंड मोस्ट प्रोबब्ली आई विल ओनली टेक क्लास, बिकॉज़ आज खत्म नहीं हुआ, मैं क्लास खत्म होने के बाद ही किसी टीचर को दूंगा तुम्हारा एक क्लास, ताकि जब वो तुम पढ़ाए तुम्हें दबा के समझ में आए, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करके दूंगा। चलो, गुड नाइट एवरीवन। माही, गुड नाइट, आदि, भरत, अनुकल्प, ऋषित, वैभव, अनुकल्प, बाय बाय गाइस। सर आपकी क्लास के अलावा रिवीजन क्लास होगी? तू मेरे को मैसेज करेगा चाचा तभी तो। अच्छा ठीक है सर, बाय, चलो गुड नाइट गाइस।